Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो एंड ये वीडियो आने में ज़्यादा गैप हो गया है एंड जैसे कि मैं सारे वीडियोस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करती थी, बट ये वीडियो थोड़ा इशू के वजह से थोड़ी लेट प्रोवाइड किया गया है। बट आपका जो टॉपिक है वो अभी आपको इसमें सारे कवर कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम जो आप लोगों का है उसका मानव श्वसन तंत्र टॉपिक आज इस एक लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो कि क्लास 10th का है। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। जैसे बाकी वीडियो में आप लोगों को नोट्स भी मिलते थे, साथ ही साथ आपको उसको एक्सप्लेन किया जाता था, वैसे ही इस वीडियो में भी आपको पूरा लाइन टू लाइन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड जो बच्चे अभी नए हैं वो जाके पहले पुराने लेक्चर को देखें फिर नए लेक्चर को। सो फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक था वो है मानव श्वसन तंत्र। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप लोग जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता है कि ये वाला वीडियो आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया कुछ इशू की वजह से, बट अब आगे ऐसा नहीं होगा एंड हम लोग डेली टू डेली अपना जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे एंड जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। इसके पहले मैंने जो कुछ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है अभी तक, जो बच्चे उसको नहीं कंप्लीट किए हैं वो सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया था वो सारे प्रीवियस बैकलॉग कंप्लीट करने के, एंड आई होप आप लोग वो सब कंप्लीट कर भी चुके होंगे। सो जो मानव श्वसन तंत्र है उसमें जो हमें पढ़ना है पूरा लाइन टू लाइन, जैसे आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स मिले हैं वैसे इनके भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक लेबल डायग्राम है जिसमें डायग्राम के साथ साथ सारे नेमिंग्स ऑलरेडी किए गए हैं एंड अगर आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एंड आप बुक से भी, आप कहीं से भी, आप किसी भी बुक से एंड कहीं से भी आप इसको बना सकते हैं, बट जो आपको ईजी लगे आप उसको तैयार करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नासा मार्ग है, नेक्स्ट कंठ है, ग्रसनी आई थिंक मैंने डाइजेशन वाले टॉपिक में बता दिया था, उपास्थि के छल्ले, ये सारे क्या है मैं अभी लाइन टू लाइन बताऊंगी। फुफ्फुस आवरण, बायां फेफड़ा, श्वसनिका, वायुकोश एंड ये बायां है तो एब्सोल्युटली ये दाया ही होगा एंड ये श्वसनी, श्वास नली, श्वसनिका हो चुका। अभी देखो यहाँ पे ये सब है क्या। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है श्वसन तंत्र एंड इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो जो बच्चे अभी श्वसन के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, उनको अच्छे से नहीं क्लियर है कि श्वसन है क्या, तो वो श्वसन तंत्र अभी ना पढ़े, पहले जाके श्वसन समझ लें कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे नासा मार्ग, नासा द्वार होता है जहाँ से हमारा श्वसन तंत्र प्रारंभ होता है और यहीं से आप लोग जो सांस लेते हो, जो वायु होती है, जो नासा मार्ग होता है, यहीं से वायु प्रवेश करती है। तो सबसे पहले जो आप सांस लेते हो, मनुष्य का श्वसन तंत्र नासा द्वार से ही प्रारंभ होता है और जो वायु होती है नासा मार्ग से ही नासा गुहा में प्रवेश करती है। ओके, अब उसके आगे हमें ये देखना है, नासा गुहा से वायु गुजरने पर शरीर के ताप के बराबर और नम हो जाती है, साथ ही धूल के कणों को भी वायु से पृथक कर दिया जाता है। समझ में आई मेरी बात? जब आप सांस लेते हो तो जो नासा गुहा होती है वहाँ पर ही जो धूल के कण होते हैं वहीं पे ही पृथक हो जाते हैं और जो शुद्ध वायु होती है आगे के रास्ते से आपके फेफड़े तक पहुँच जाती है। ये जो आपकी श्वास नली है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उपास्थि के छल्ले पाए जा रहे हैं। इनका कार्य होता है कि इन दोनों ये जो श्वास नली है इनको आपस में चिपकने नहीं देती है। आगे चलकर यही श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम लोग श्वसनी कहते हैं। आगे जाके ये हमारे फेफड़े में बहुत सारे शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम लोग श्वसनिका नाम दे देते हैं। श्वसनिका का जो अंतिम छोर होता है इसमें हम बोल सकते हैं, जो आप गोल गोल देख रहे हो यहाँ राउंड शेप के, गुब्बारे के आकार का, अंगूर के आकार का, आप किसी भी शेप का बोल सकते हो, उसे हम लोग
वायु कोश बोलते हैं। अभी हम लोग जब यहाँ पे नोट्स देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट आई होप ये डायग्राम आप अच्छे से अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना। इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, फेफड़े कैसे काम करते हैं, इनका रंग क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। और आप वीडियो को बिना स्किप करें आप कंटिन्यूस वीडियो को देखना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है एंड आप एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। तो हम लोग इसका नोट्स देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र का। जैसे हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक्स में नोट्स देखे थे, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को 2 समूहों में बांटा गया है, सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। जब भी आप लोग सांस लेते हो, जब भी आपके शरीर के अंदर नासा द्वार के द्वारा जब भी वायु प्रवेश करता है, आप सबको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा काम रहता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका जो आदान प्रदान होता है, अभी मैं बताऊँगी कैसे होता है। आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को 2 समूहों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वर यंत्र या कंठ, श्वास नली, ये सारे जो नेमिंग हैं अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया था कहाँ कहाँ पे इनको नेमिंग किया गया है और ये कहाँ पाए जाते हैं। यही लिए मैंने आपको पहले ही डायग्राम बता दिया था ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब भी मैं आपको नोट्स यहाँ पे दिखाऊं तो आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। आगे मुख्य श्वसन अंग में आपका फेफड़ा है। ये सहायता करते हैं वायु को फेफड़े तक, मतलब कि आपके मुख्य अंग तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए इनको सहायक श्वसन अंग कहते हैं। और सारा मेन काम जो होता है, मेन फंक्शंस जो होते हैं वो फेफड़े के होते हैं, इसलिए इनको मुख्य श्वसन अंग कहते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं सब हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, जैसे नासिका, नासा मार्ग, उसके बाद ग्रसनी, स्वर यंत्र जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, और उसके बाद श्वास नली और फेफड़े। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है नासिका एवं नासा मार्ग। वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ लिख भी सकते हैं जैसे आप सारी वीडियोस में करते हैं, एंड आप लिखना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में भी आप लिख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे केयरफुली आप इसको समझें। पहले नासिका एवं नासा मार्ग। सबसे पहले नासा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में प्रवेश करती है, जहाँ मुखपथ एवं नासापथ दोनों होता है, अतः हम मुख से भी श्वास ले सकते हैं। जो नासिका होती है और नासा मार्ग होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मानव श्वसन तंत्र का जो सबसे पहला अंग है वो है नासिका, जहाँ से हम लोग श्वास को लेते हैं या फिर वहाँ से वायु प्रवेश करती है, या फिर हम कह सकते हैं वायु के प्रवेश करने के लिए मुख की भी सहायता ली जा सकती है। लेकिन मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब भी आप नासा मार्ग से श्वास लेते हैं, वहाँ से वायु जाती है, तो वहाँ पे नासा गुहा में जब वायु प्रवेश करती है तो वहाँ पे धूल के कण अंदर नहीं जा पाते हैं, वहीं पे ही रह जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप हो सके तो नासा गुहा से ही आप श्वास लें। आगे है ग्रसनी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है ग्रसनी। नासा मार्ग के पश्चात वायु मार्ग में ग्रसनी होती है। नासिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट श्वसन तंत्र रहने वाला है वो है ग्रसनी। यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की होती है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इसका जो आकार है वो बताया जा रहा है कीप के आकार का, एंड इसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो कंठ या स्वर यंत्र है। पुरुषों में यह गले के बाहर से ही सामने की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। ओके, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होती है जिसे कंठ कहते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। जो कंठ होता है, जो स्वर यंत्र होता है, ये पुरुषों में बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है और निगल द्वार के ठीक पीछे एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कंठ कहते हैं। और ये जो कंठ होता है, यही से ही जो आपकी आवाज़ आती है, वायु में कंपन होने की वजह से यही स्वर यंत्र से ही आपकी आवाज़ निकलती है। आगे है श्वास नली। यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी 1.5 मतलब 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है जो गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। आपका जो गर्दन वाला भाग होता है वहाँ पे ये श्वास नली पाई जाती है। वक्ष में पहुँचकर
या दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिया कहते हैं या फिर श्वसनी कहते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि कैसे आपकी जो श्वास नली थी वहाँ पे उपास्थि के छल्ले पाए जा रहे थे और आगे चलकर वो दो भागों में विभाजित हो जाती है वक्षगुहा में, जिसे हम लोग श्वसनी कह रहे थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। या फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में फेफड़ों के वायुकोशों में समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी अभी बताया था कि जो आपकी सबसे पहले जो श्वास नली थी वो वक्ष गुहा में आकर दो भागों में विभाजित होती है, जिसे हम लोग श्वसनी कह रहे थे। वही श्वसनी आगे आपके फेफड़े में जाकर बहुत सारे शाखाओं में विभाजित हो रही थी, जिसे हम लोग श्वसनिका कहते थे। श्वसनिका के ऊपर बहुत सारे अंगूर के जैसे, बोल सकते हैं अंगूर के गुच्छे के जैसे, गुब्बारे के आकार की संरचनाएं पाई जा रही है, जिसे हम लोग वायुकोश या फिर कूपिका कोश भी कहते हैं। श्वास नली की भित्ति में 15 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं, जो सी आकार के होते हैं। वायु ना होने पर भी इसे चिपकने से रोकता है। जब अभी मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बोला था कि जो उपास्थि के छल्ले पाए जा रहे हैं यही लिए पाए जा रहे हैं ताकि जो श्वास नली है वो आपस में न चिपकें। जब वहाँ पर वायु नहीं होती है तब वहाँ पे आपकी जो श्वास नली होती है आपस में चिपक सकती हैं, जिससे आपके जो वायु होते आगे प्रवेश नहीं कर सकते हैं और आपका दम भी घुट सकता है। तो यही लिए वहाँ पे बहुत सारे अधूरे छल्ले जो कि सी आकार के होते हैं, उपास्थि के होते हैं वो छल्ले कार्टिलेज के, जिससे आपकी श्वास नली चिपकती नहीं है और आपका जो वायु होता है आसानी से आपके फेफड़े तक प्रवेश कर जाता है, आपके आगे के मार्ग तक जा पाता है। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि श्वसनी क्या होती है, श्वसनिका क्या होता है, आपकी वायु कहाँ कहाँ से होकर फेफड़े में जा रही है और उपास्थि के छल्ले के काम क्या होते हैं। आगे चलते हैं हम अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर, एंड साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते चलना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है फेफड़े, जो कि इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग रहने वाला है। ये मानव श्वसन तंत्र का यह एक जोड़ी फेफड़े हमारे शरीर के मुख्य श्वसन अंग है। मुख्य श्वसन अंग है, ये मैंने सबसे पहले ही जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने आपको ये बता दिया था कि सहायक श्वसन अंग और जो मुख्य श्वसन अंग थे ये वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्पंजी तथा लचीले अंग हैं। मतलब कि हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। जहाँ पे आपका हृदय पाया जाता है फेफड़े उसी के दोनों ओर पाए जाते हैं, जो कि स्पॉन्जी होते हैं और लचीले होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं तथा झिल्लियों को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। तो आपकी फेफड़े जो होते हैं जिन झिल्लियों से घिरे रहते हैं उन्हें हम लोग फुफ्फुस आवरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, इनकी आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इनमें असंख्य वायुकोश उपस्थित होती हैं। जब आप डायग्राम देख रहे थे तब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के थे और उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे वायुकोश या फिर कोशिका पाई जा रही थी, जो कि अनकाउंटेबल, मतलब कि यहाँ पे असंख्य बताई जा रही है। वायुकोश ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। यहाँ पे पता है जो वायुकोश होती है, बताया जा रहा है कि जो वायुकोश होती है उसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। मतलब कि रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। सबसे पहले जब आप लोगों ने सांस लिया था आपके नासा गुहा से या नासा द्वार से, जब भी वायु आपके शरीर में या फिर आपके नासा गुहा में प्रवेश करी थी तो वहाँ से होते हुए श्वास नली से फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, उसके बाद कूपिका तक जब पहुँचती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो। आगे देखते हैं, वायुकोश के बिना गैसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो सबसे मेन काम जो वायुकोश का था वो है गैसों का आदान प्रदान करना। आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एंड सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट आपके माइंड में थोड़ा सा भी बचा है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन लास्ट टाइम आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों ने इतना
अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी आपके पास सारे नोट्स हैं और आप लोग लाइन टू लाइन उसको समझ चुके होंगे। तो आप एक बार डायग्राम की हेल्प से आप उसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग स्टार्टिंग में नहीं समझे थे। तो ये रहा हमारा डायग्राम जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था। सबसे पहले नासा मार्ग, कंठ, उपास्थि के छल्ले, फुफ्फुस आवरण, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, श्वसनिका, वायुकोश, श्वासनली। आई थिंक आप लोगों ने सारे टॉपिक अभी कर चुके हैं इस वीडियो में। सबसे पहले नासा मार्ग या फिर नासा गुहा, जहां से आप लोगों का वायु प्रवेश करता है आपके बॉडी में। उसके बाद है कंठ, जिसे हम लोग स्वर यंत्र, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जहां पे वायु के कंपन से आवाज भी निकलती है। उपास्थि के छल्ले आपको पता चल चुका है कि ये श्वास नली में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी श्वास नली आपस में ना चिपके वायु के ना होने पर यही उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो कि सी आकार के होते हैं। आगे है श्वसनी, वक्ष गुहा में आकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम लोग श्वसनी कहते हैं। आगे चलकर ये श्वसनी आपके फेफड़े के अंदर बहुत सारे शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे हम लोग श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका के अंतिम छोर पर बहुत सारे बलून शेप या फिर अंगूर के गुच्छे के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग वायुकोश कहते हैं, जिसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। ओके, ये जो आपका फेफड़ा है, इस पे जो आवरण पाए जा रहे हैं, जिसे हम लोग फुफ्फुस आवरण कह रहे हैं। एंड ये जो वायुकोश है, गैसों का आदान प्रदान, सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हो। एंड जो बच्चों को ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को फिर से देखें, अच्छे से नोट्स रिवाइज करें एंड प्रीवियस लेक्चर तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, जो श्वसन और श्वासोच्छ्वास के साथ रहने वाला है। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।